लास्ट क्लास तक जो पढ़े थे उस जीएसटी का मीनिंग पढ़े थे। हम लोग ये भी पढ़े थे कि जीएसटी में टाइप्स क्या क्या है, जिसको हम लोग सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूनियन जीएसटी का बात पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे रेट्स क्या है जीएसटी का, फिर पढ़े थे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं जीएसटी को, और कौन कौन सा टैक्स है जो जीएसटी में मर्ज हो गया यानी सब्ज्यूम्ड हो गया और कौन कौन सा मर्ज नहीं हुआ। ये सब टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ लिए थे। हम लोग रेट्स भी पढ़ लिए थे 0, 5, 12 और 15 और 18 और 28। 0, 5, 12, 18 और 28। हम लोग ये भी पढ़े थे कि 3% का एक रेट है ज्वेलरी के लिए और 0.25% का एक रेट है रफ डायमंड के लिए। फिर हम लोग बोले थे 40% का भी एक रेट गवर्नमेंट रखा है, 40% का भी एक रेट गवर्नमेंट रखा है। हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके थे। 40% का गवर्नमेंट किसी पे लगाया नहीं है, सिर्फ अपने हाथ में रखा है ताकि कभी फ्यूचर में लगाना पड़े तो उसको यूज़ कर सकें। फिर हम लोग नया चीज़ आज चालू कर रहे हैं, वो है कॉम्पनसेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉम्पनसेशन सेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या होता है? हुआ ये कि बहुत सारा स्टेट ये बोला कि हम लोगों को जीएसटी के दायरे में नहीं आना, क्योंकि हमारा वैट से जो कलेक्शन था उससे कम कलेक्शन होगा जीएसटी में, तो हम लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला अगर आपका वैट से कम कलेक्शन आता है जीएसटी का तो फर्स्ट 5 ईयर हम लोग आपको कॉम्पनसेट करेंगे जितना भी आपका लॉस हो रहा है। मान लो वैट में आपको 1.5 लाख करोड़ कलेक्शन होता था, जीएसटी में आपको 1,10,000 करोड़ कलेक्शन हो रहा है, तो 40,000 करोड़ गवर्नमेंट दे। ये बात गवर्नमेंट बोला, लेकिन गवर्नमेंट क्या किया, ये पैसा अपनी जेब से नहीं दे रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट। वो क्या किया, वो सर्टेन प्रोडक्ट पे एजुकेशन कंपनसेशन सेस बोल के एक सेस अप्लाई कर दिया 15% रेट पे, 15% रेट पे कॉम्पनसेशन सेस अप्लाई कर दिया। वो कॉम्पनसेशन सेस जो है वो गवर्नमेंट पब्लिक से वसूल करेगा सर्टेन प्रोडक्ट पे, सारे प्रोडक्ट पे नहीं, और उसी से ये स्टेट्स को कॉम्पनसेट करेगा। से किन किन प्रोडक्ट पे लगाया, तो गवर्नमेंट लगाया पान मसाला, टोबैको, कोल, लग्जरी कार, एरिस्टल वाटर, ऐसे कुछ सर्टेन प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन सेस लगाया। फर्स्ट 5 ईयर के लिए बात था, लेकिन फिर उसको आगे और 5 साल बढ़ा दिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कुछ प्रोडक्ट पे लगता है, कॉम्पनसेशन सेस। अब एक बात है, जीएसटी किस किस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, ये एग्जाम में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो सर जी जीएसटी अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है, कोई भी अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उस पर वैट और स्टेट एक्साइज लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे क्रूड पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बुलेंट फ्यूल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, नेचुरल गैस, इन पर भी वही बात है, वैट और स्टेट सेंट्रल एक्साइज लगता है, इसकी वैट और स्टेट एक्साइज सॉरी, जिसके कारण इन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। इलेक्ट्रिसिटी पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जीएसटी का क्या स्टोरी रखा गया, इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगेगा। अगर आप फॉरेन से गुड्स मंगाते हो तो कस्टम ड्यूटी के अलावा आपको उस प्रोडक्ट का इंडिया में जो आईजीएसटी का रेट है वो भी अप्लाई करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपोर्ट को बोला गया जीरो रेटेड यानी नो जीएसटी, एक्सपोर्ट पे बोला गया जीरो रेटेड यानी नो जीएसटी। आप इंपोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे जब जीएसटी का बात आया वहाँ पे दो बात हुआ, या तो आप एक बॉन्ड फाइल कर दो कि आपका पूरा का पूरा एक्सपोर्ट का सेल है तो आप पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, गवर्नमेंट आपको जीएसटी के दायरे से बाहर कर देगा, या फिर आप आईजीएसटी एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट को दे दो और उसका रिफंड क्लेम कर दो। तो दो तरीका हुआ एक्सपोर्ट पे जीएसटी को जीरो करने का, या तो बॉन्ड फाइल करो और बोलो हमारे पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं, कहानी खत्म, या फिर आईजीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दो और बाद में उसका रिफंड क्लेम दे दो। तो इस तरीके से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जीएसटी का बात। फिर एक छोटा सा शॉर्ट नोट का टॉपिक आया, दो टॉपिक है शॉर्ट नोट को, ये पूरा जीएसटी का फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। तो गवर्नमेंट एक जीएसटी का काउंसिल बनाया जहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को चेयरमैन रखा, यानी इस समय निर्मला सीतारमण, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो उसका चेयरमैन होगा, और बाकी रिप्रेजेंटेटिव कौन हुए, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के फाइनेंस मिनिस्टर।
तो ये इनका एक टीम हुआ जीएसटी काउंसिल, जो टाइम टू टाइम मीटिंग करके डिसीजन लेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना जीएसटी के बारे में। जीएसटी का कोरम क्या है? हाफ ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अगर आधा से ऊपर काउंसिल प्रेजेंट है तभी मीटिंग वैलिड होगा, कोरम कंप्लीट माना जाएगा, वरना कोरम कंप्लीट नहीं माना जाएगा, मीटिंग कंस्टिट्यूटेड नहीं माना जाएगा, मीटिंग ड्यूली कंस्टिट्यूटेड नहीं माना जाएगा। डिसीजन कैसे पास होगा? 3/4 मेजोरिटी। 3/4 मेजोरिटी मतलब 75% वोट इन फेवर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोट होगा और बाकी सारा स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का जो मेंबर होंगे उनका 2/3 वोट गिना जाएगा। इस जीएसटी काउंसिल का काम क्या होगा? सर ये रेकमेंड करेगा जीएसटी का लॉ, उसमें कोई भी अमेंडमेंट करना है तो ये रेकमेंड करेगा, कोई प्रोडक्ट को एग्जम्पशन देना है या फिर लिमिट क्या फिक्स रखना है, टैक्स का रेट्स क्या होगा या क्या चेंजेस करना है, कौन कौन सा टैक्स सब्ज्यूम्ड होगा कौन कौन सा नहीं, और अगर कोई सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट आया तो उस डिस्प्यूट को सेटल करेगा। ये काम जीएसटी काउंसिल का है। जीएसटी एंड नेटवर्क बोल के एक और शॉर्ट नोट है। अब आप जो जीएसटी पोर्टल हैंडल करते हो वो कोई तो चला रहा होगा ना, कोई तो मेंटेन कर रहा होगा। हम लोग जो जीएसटी पोर्टल पे डेटा अपलोड करते हैं, सर कौन चलाता है? जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन नेटवर्क बोल के एक प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड सॉरी कंपनी बनाया गया। जीएसटीएन नेटवर्क बोल के पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न है। मतलब इनका काम है सिर्फ जीएसटी में मदद करना, प्रॉफिट कमाना नहीं। इसको सेटअप किया गया ताकि आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके। इसका मेन काम क्या है? लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने के देना, कंप्यूटेशन और सेटलमेंट करना, मतलब जीएसटी का कैलकुलेशन में हेल्प करना, रिटर्न फाइलिंग का पोर्टल है पूरा तो रिटर्न फाइलिंग में हेल्प करना, बैंकिंग नेटवर्क को पूरा कनेक्ट करना ताकि आप जीएसटी ऑनलाइन पे कर सको, एनालाइज करना टैक्स पेयर का प्रोफाइल, आपका इनपुट आउटपुट का सेटलमेंट करना यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मैनेजर करना, और MIS रिपोर्ट गवर्नमेंट को बना के देना हर महीना का कि कितना कलेक्शन आया, कितना स्टेट, कितना यूनियन टेरिटरी, कौन से स्टेट का कितना कलेक्शन, पूरा डिटेल एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देना। तो ये एक टाइप का जीएसटी नेटवर्क पब्लिक लिमिटेड बोल के कंपनी है, जीएसटी नेटवर्क लिमिटेड, जिसका ये काम है। तो ये दो शॉर्ट नोट प्रीवियस क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल और जीएसटी नेटवर्क। अब आते हैं प्रैक्टिकल रिलेटेड सम, यस प्रैक्टिकल रिलेटेड पार्ट। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया। कब रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो, अगर हम सर्विस बेच रहे हैं तो। सर अगर हम गुड्स बेच रहे हैं और हम 10 लाख के नीचे का सेल करते हैं इन स्टेट में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अगर हम इन स्टेट में 10 लाख के नीचे का गुड्स बेचते हैं तो मेरे लिए जीएसटी कंपल्सरी नहीं है। और अगर 10 लाख के ऊपर का सेल करते हैं तो जीएसटी लेना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है। अगर हम उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, पुदुचेरी, तेलंगाना इनमें काम कर रहे हैं तो 20 लाख के ऊपर, और अगर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, रेस्ट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं तो 40 लाख के ऊपर। आप एग्जाम ओरिएंटेड याद रखो, 20 लाख आपके लिए ठीक रहेगा कि 20 लाख के नीचे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, 20 लाख के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। सर्विस में इसको बहुत सिंपल रखा गया, वही MMNT को रखा गया 10 लाख, बाकी सबको 20 लाख। अब एक बात आ रही है, 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख जब कैलकुलेट करेंगे, करेंगे कैसे सर? कौन से फिगर को लेंगे और कौन सा नहीं लेंगे? सर मान लीजिए मेरा 3 टाइप का सेल है, हम जीएसटी, जिस प्रोडक्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल हम वो भी बेचते हैं, हम ऐसा भी आइटम बेचते हैं जो जीएसटी से एग्जम्प्टेड है। हम लोग लास्ट क्लास भी बात किए थे, सर खुला आइटम जो बिकता है, खुला चावल, खुला गेहूँ, वो सब जीएसटी से एप्लीकेबल नहीं है, उस पर जीएसटी, तो वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी है। बाकी ऐसा कोई बड़ा चौड़ा लिस्ट नहीं है जो जीएसटी से एग्जम्प्टेड है। इंडिया में आज की डेट में ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर हम एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट वाला सेल, एग्जम्प्टेड वाला सेल और टैक्सेबल वाला सेल, तीनों जोड़ के ये लिमिट देखना है टर्नओवर की। ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्सेबल आइटम पे टर्नओवर देखेंगे और नॉन टैक्सेबल आइटम को हटा देंगे, बोलेंगे हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो एग्जम्प्टेड गुड्स, एक्सपोर्टेड गुड्स एंड टैक्सेबल गुड्स, तीनों को जोड़ के अगर आपका टर्नओवर ये लिमिट को क्रॉस कर रहा है इन पर्टिकुलर स्टेट्स में तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सर कंपलसरी बोले तो जिनका ये लिमिट में नहीं है वो क्या करें? ले कि नहीं, उनका इच्छा है, वॉलेंटरी है उनके लिए।
लेकिन ओनली रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो और किसी पार्टी को जीएसटी दे के सामान खरीद के लाए और आगे बेचते हो तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है अभी इसका बात करना है अगले 10 मिनट में। तो ओनली रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सर जिनका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ वही इनपुट एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट के साथ, उनको ही बेनिफिट मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। पैन इज कंपलसरी फॉर रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर होना जरूरी है क्योंकि आपका जो जीएसटी नंबर है वो आपका 15 डिजिट का एक जीएसटी कोड होता है। पहला 2 डिजिट स्टेट का नंबर होता है, जैसे वेस्ट बंगाल का 19 है, बिहार का 10 है। पैन नंबर आपका अगला 10 डिजिट आपका पैन नंबर होता है, तो 10 और 2 12 हो गया। एक आपका एंटिटी नंबर होता है, माने आप पब्लिक लिमिटेड, आप लिमिटेड कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप फर्म हो या एचयूएफ हो या एलएलपी हो, तो उसका एक कोड होता है, तो वो कोड होगा 1 डिजिट का। फिर एक अल्फ़ाबेट होगा कोई और एक फिर चेक डिजिट होगा, तो 15 डिजिट हो गए। 2 स्टेट के कोड नंबर, 10 आपका पैन नंबर, तो 10 और 2 12, एक एंटिटी नंबर 13, एक अल्फ़ाबेट 14 और एक चेक डिजिट 15। ये 15 डिजिट का आपका जीएसटी का कोड होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक और फिर इनपुट की तरफ मूव करेंगे। इफ एनीवन इंगेज इन एग्जम्प्टेड गुड्स एंड सप्लाई, अगर कोई आदमी ऐसा बिजनेस कर रहा है जो उसका पूरा गुड्स एंड सर्विस वो बेचता है, गुड्स एंड सर्विस जो सप्लाई करता है वो पूरा का पूरा ही एग्जम्प्टेड वाला ही आइटम है, लेकिन उसका टर्नओवर वो लिमिट को क्रॉस कर रहा है रजिस्ट्रेशन वाला, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सर? हाँ बेटा, नहीं लेना पड़ेगा उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा अगर वो कंप्लीटली एग्जम्प्टेड वाला गुड्स बेचता है, तो फिर उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है, भले वो लिमिट क्रॉस कर। इफ एनीवन एंगेज इन एग्जम्प्टेड गुड्स एंड सर्विस सप्लाई एंड टर्नओवर एक्सीड्स द लिमिट डज नॉट नीड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होगा, यानी अगर आपका 2 अलग अलग स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई है, अब 2 अलग अलग स्टेट से माल बेचते हो, आपका दोनों जगह जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये लिमिट क्रॉस किए उसके 30 दिन के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना। मान लो अब तक मेरा सेल 12 लाख 13 लाख 14 लाख हो रहा था, हम नहीं ले रहे थे रजिस्ट्रेशन हर साल, अब अचानक इस साल अभी होते होते अगस्त आते आते मेरा सेल 20 लाख क्रॉस कर गया, हम रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हो गए, तो हमको 30 दिन के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना। यहाँ पे जनरली कोई एग्जाम्पशन का लिस्ट है नहीं, हम पहले ही बोले थे नो सच सीलिंग, कोई एग्जाम्पशन का नहीं है। ओनली नॉन रजिस्टर्ड पर्सन नीड नॉट टू पे, सिर्फ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी जमा नहीं करेगा, बाकी को जीएसटी जमा करना है। कोई एग्जाम्पशन का लिमिट नहीं है कि इतना अमाउंट तक जमा नहीं करना है, इसके बाद जमा करना है, इनकम टैक्स की तरह कोई स्लैब नहीं है। तो ये हमारा मेजर टॉपिक रहा। अब हमारे छोटा सा टॉपिक है इनपुट क्या होता है सर, इनपुट क्या होता है और इनपुट का एडजस्टमेंट कैसे होता है। मान लो मैंने एक गुड्स बेचा 2 टाइप का, एक दूसरे स्टेट में और एक सेम स्टेट में, एक आउटसाइड द स्टेट और एक विद इन द स्टेट। ये मेरा सेल है, तो मैं अगर आउटसाइड द स्टेट बेचूँ तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट, और विद इन द स्टेट बेचूँ उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। ये हो गया इंटर स्टेट सेल। ये नाम याद रखने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि सब में आपको ऐसा ही लैंग्वेज देगा, इंटर स्टेट सेल और इंट्रा स्टेट सेल। ये मेरा सेल है, ये सेल है। मैंने आउटसाइड द स्टेट माल बेचा है 10 लाख का, और विद इन द स्टेट भी माल बेचा है 8 लाख। ये मेरा सेल है, तो इस पे जीएसटी लगेगा। मान लो मेरे गुड्स पे 18% वाली रेट एप्लीकेबल है, तो सर 10 लाख का 18% इंटर स्टेट है, यानी IGST लगेगा। 10 लाख का 18% कितना होगा? 1,80,000। और जो मैंने दूसरे स्टेट में माल बेचा 8 लाख का, उस पर CGST और SGST लगेगा। 8 लाख का 9%, 8 लाख का 9%, 72,000 और 72,000। ये मेरे पे जीएसटी मेरे को जमा देना, ये मेरा आउटपुट जीएसटी हुआ, क्योंकि सेल पे जो जीएसटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो सर इनपुट जीएसटी, अब मैंने मान लो मेरा बिजनेस, तो ये मान लो वेस्ट बंगाल से बिजनेस करता हूँ,
और मैंने परचेज भी किया है थोड़ा सामान फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मान लो मैंने 7 लाख का सामान वेस्ट बंगाल से खरीदे और मान लो जीएसटी रेट 18% ही है, तो सी और एस जीएसटी मैंने देकर आया हूँ 7 लाख पे 9% 63,000 और 7 लाख पे यहाँ भी 9% 63,000। मैंने अब दूसरे स्टेट में से भी माल खरीदा है, ये मेरा फ्रॉम वेस्ट बंगाल है, ये मेरा फ्रॉम वेस्ट बंगाल है। दूसरे स्टेट से जो मैंने माल खरीदा है वो है मान लो मेरा 5 लाख का, वो है मेरा 5 लाख का। मैंने दूसरे स्टेट से जो माल खरीदा है 5 लाख का, उस पर मैंने IGST देकर आई है। मैं सपोज किया मैंने दिल्ली से खरीदा है तो उस पर IGST देकर आया हूँ मैं 9 लाख का, 9% सॉरी 18%। 5 लाख का 18% कितना होगा? 90,000। तो मुझे ये मेरा इनपुट है। क्यों? क्योंकि मैंने ये GST अपने परचेज जैसे मैं खरीद के लाया, मेरे सप्लायर को मैंने देकर आया, तो इसका मुझे गवर्नमेंट बोलता है। गवर्नमेंट मुझे क्या बोलेगा? तुम GST जमा करो 1,80,000 और 72 और 72 मतलब 1,44,000, 1,80,000 और 1,44,000 GST तुम गवर्नमेंट को जमा करो। बट क्योंकि मैं जिससे माल खरीद कर लाया हूँ उसको मैंने GST का पेमेंट किया हुआ है, उसने जब डिपार्टमेंट में जमा किया होगा मेरे नाम से जमा किया है, तो फिर मुझे उसका गवर्नमेंट बोलता है एडजस्टमेंट ले लो। यही है इनपुट आउटपुट क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट सॉरी, इसी को बोलते हैं इनपुट क्रेडिट, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर कैसे एडजस्टमेंट होगा और किसका किसका एडजस्टमेंट अलाउड और किसका नहीं, यही जानने लायक स्टोरी है। तो मेरा यहाँ पे आउटपुट कितना हो रहा है पहले मैं लिख ले रहा हूँ, IGST, CGST और SGST। मेरा आउटपुट IGST कितना है? 1,80,000। मेरा आउटपुट CGST कितना है? 72,000। अब मेरे पास इनपुट कितना है? सबसे पहले बात ध्यान रखना, IGST को आपको 0 करना है, फिर C और S को। सबसे पहले IGST को 0 करना है, फिर C और S को। इन IGST जो है वो CGST से एडजस्ट हो सकता है, मतलब इनपुट IGST आउटपुट C और आउटपुट S से एडजस्ट हो सकता है। वैसे ही इनपुट C और S आउटपुट IGST से भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन CGST SGST से एडजस्ट नहीं होगा और SGST CGST से एडजस्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सेंट्रल स्टेट के सामने एडजस्ट नहीं होगा और स्टेट सेंट्रल के सामने एडजस्ट नहीं होगा। मतलब सेंट्रल इनपुट है अगर तो वो स्टेट के आउटपुट से एडजस्ट नहीं होगा, वैसे ही अगर स्टेट का इनपुट है तो वो सेंट्रल के आउटपुट से एडजस्ट नहीं होगा। C और S I से एडजस्ट हो सकते हैं और I भी C और S से हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास इनपुट कितना कितना है? सर आपके पास इनपुट है 90,000 का, पहले IGST है तो 90 पहले एडजस्ट कर लो, इनपुट IGST माइनस कर लीजिए कितना? 1,80,000 में 90 के, अभी भी 90 गवर्नमेंट को देना है मुझे। अब सर क्या करूं? बेटा तुम्हारे पास अब CGST है 72, पहले CGST से एडजस्ट कर लो। 72 पूरा यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ सर खत्म हो गया, अभी भी सर यहाँ तो बच गया 18,000, तो इनपुट IGST से एडजस्ट, SGST से एडजस्ट करो 18। इसको सर पूरा 0 कर लिया हम लोग। अब मेरा इसके लिए तो कुछ एडजस्ट करने को बचा ही नहीं सर, ये 72 तो पूरा गवर्नमेंट को जमा देना पड़ेगा। हाँ जमा देना पड़ेगा, ये 72 मुझे गवर्नमेंट को पे करना होगा, ये मुझे पे करना होगा क्योंकि मेरा CGST पूरा खत्म हो गया, मेरा CGST पूरा खत्म हो गया। SGST में भी सर 18 तो एडजस्ट कर लिया आपने, 72 में 18 गया, कितना बचा? 72 में 18,000 गया, 54,000 बचा, तो ये 54,000 अब यहाँ एडजस्ट होगा, बाकी 18,000 में गवर्नमेंट को पे करूँगा, बाकी 18,000 मुझे गवर्नमेंट को पे करना। तो ये 72 और ये 18,000, इतना मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ऐसे होते हैं इनपुट आउटपुट के एडजस्टमेंट। तो ये था GST का क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 3 में
हम लोग कंपोजिट स्कीम का बात करेंगे और इनपुट आउटपुट का कुछ सम भी करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं क्लास नंबर 3।